तो दोस्तों, एक नए क्लास में पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के सबसे परोपकारी सुल्तान, सबसे भ्रष्टाचारी सुल्तान की कथानक कहानियों को बताएंगे और समझेंगे भी। मेरे दोस्त की जिस तरह इसने दिल्ली में एक तरफ करप्शन का बोलबाला कर दिया था, वहीं दूसरी तरफ मेरे दोस्त इसने बहुत सारे उपकार भी किए थे। परोपकार का मतलब मेरे मित्र, जो बिना स्वार्थ का कार्य किया जाए उसे परोपकार कहते हैं। और ऐसा करने वाला पहला सुल्तान आपके सामने दिख रहा होगा आपको, फिरोज शाह तुगलक। पिछले क्लास को आपने देखा होगा कि मेरे मित्रों, पिछले क्लास में हम लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक की कुशल योजनाओं के असफल स्वरूप को अध्ययन किया और आज हम लोग इसकी संकुचित और विस्तृत, यानी कह सकते हैं कि एकदम सांप्रदायिक और गैर सांप्रदायिक नीतियों को आज हम लोग अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं। मैं इसके बारे में कुछ आरंभिक बातें आपको बताऊं मेरे दोस्त। तो बताया जाता है कि इसके फिरोज शाह तुगलक के बारे में कि इसका जो मूल नाम था मित्र फिरोज शाह तुगलक का, वह मूल नाम मिलता है मलिक फ़खरुद्दीन। मलिक फ़खरुद्दीन इसका मूल नाम था, मलिक फ़खरुद्दीन। और दोस्त आगे बात करें हम लोग, मलिक फ़खरुद्दीन इसका मूल नाम हुआ करता था। और जब हुआ क्या कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद सत्ता संभालने के लिए कोई योग्य व्यक्ति न दिखा, तो कुछ तुर्क अमीरों ने कहा कि उसी के परिवार का व्यक्ति है, कौन, मलिक फ़खरुद्दीन, तो इसको गद्दी पे बैठाया जाए। तो इसका कहते हैं राज्याभिषेक की बात अगर हम लोग करें तो राज्याभिषेक इसका जो हुआ, तो पहली बार इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ, जहाँ सुल्तान की मृत्यु हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक की। और ये जानने के लिए आपको पिछले क्लास का वीडियो देखना पड़ेगा। तो मित्र, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई, ठट्टा में। और दोबारा इसने अपना एक तो राज्याभिषेक ठट्टा में कराया, दूसरा कहाँ के कराया, दिल्ली में। तो कहते हैं 2 बार, कितनी बार, 2 बार राज्याभिषेक कराने वाला ये पहला सुल्तान था मित्र। पहला सुल्तान है कौन, आपका फिरोज शाह तुगलक। पहली बार कहाँ कराया था राज्याभिषेक, ठट्टा में जो सिंध में पड़ता है, और दूसरी बार कहाँ कराया था, दिल्ली में। दोस्त इतना ही नहीं, जब ये गद्दी पर बैठा तो इसने उपाधि धारण किया था। जो इसकी उपाधि है वह था अमीर उल मोमिनीन, एक उपाधि थी। दूसरी थी खलीफा का नायब। इसने स्वयं को क्या बोला था, खलीफा का नायब कहा अपने को, खलीफा का नायब। और ये कहने वाला ये दूसरा सुल्तान है। पहला सुल्तान कौन था मेरे मित्र, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जिसने स्वयं को खलीफा का नायब कहा था। और ये दूसरा सुल्तान था जिसने क्या कहा, खलीफा का नायब कहा। यहाँ से इसके शासन क्रम की जानकारियाँ शुरू होती है मेरे दोस्त। तो यहाँ से अगर हम लोग शुरू करें, बात करें इसको फिरोज शाह तुगलक को, तो अब हम लोग इसको संक्षिप्त रूप में FST लिखेंगे मित्र, जिसे आप समझेंगे फिरोज शाह तुगलक। तो FST के बारे में बातें करें अगर हम लोग, तो मेरे दोस्त इसे कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, किस किस नामों से ये जाना जाता है, इसकी प्रसिद्धि के बारे में अगर बताऊं तो मेरे मित्र इसको कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का अकबर। कहाँ का अकबर कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है, फिरोज शाह तुगलक को। और इसे किसने कहा था, हेनरी इलियट ने कहा था। किसने कहा था, हेनरी इलियट और एलिफिस्टन नामक 2 इतिहासकारों ने इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा मेरे दोस्त। इसके अलावा इसे दिल्ली का परोपकारी सुल्तान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दिल्ली का परोपकारी सुल्तान कहा जाता है, परोपकारी सुल्तान भी कहा जाता है। इसे इतिहासकार बर्नी ने कहा था। और मेरे दोस्त इसके अलावा इसे दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा जाता है, दिल्ली का आदर्श सुल्तान भी कहा जाता है। और इसे दोस्त सच्चा मुसलमान शासक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सच्चा मुसलमान शासक भी कहा जाता है, मुसलमान शासक भी कहा जाता है। और दोस्त अगली जानकारी तो बिल्कुल आपको स्तब्धित करेगी कि इसे राज्य का अपहरणकर्ता भी कहा जाता है, राज्य का अपहरणकर्ता कहा जाता है, अपहरणकर्ता भी कहा जाता है। किसको, फिरोज शाह तुगलक को। और दोस्त इसके अलावा बात करें तो इसे दिल्ली सल्तनत का सबसे भ्रष्टाचारी सुल्तान भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक या कहें सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी सुल्तान, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी सुल्तान कहा जाता है।
यानी इसने अपने साम्राज्य में करप्शन को स्वयं इजाद किया था। अपने कर्मचारियों से कहा था कि सेना भर्ती करते समय, प्रशासन में लोगों को शामिल करते समय कमीशन लिया करो। और कई लोगों के बारे में तो ऐसी जानकारी मिलती है कि कईयों को इसने सेना में भर्ती कराया, स्वयं पैसा दिया कि जाकर वो इसके कर्मचारी को पैसा दे करके सेना में भर्ती हो जाए। और कर्मचारियों से कहा था कुछ तुम भी लो कुछ हम भी लें। यहीं से मेरे दोस्त भ्रष्टाचार का आगमन हो जाता है और आज ये पूरे समाज में एक बुराई की तरह व्याप्त हो चुका है। कहा जाए करप्शन, सरकारें बड़े बड़े वादा भी करती हैं अक्सर, लेकिन होता क्या है मेरे दोस्त कि भ्रष्टाचार एक बुराई हो चुका है और बुराई कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता है। बुराई कम हो सकती है पर ख़त्म नहीं। तो भ्रष्टाचार बिल्कुल आज क्या है, एक दीमक हो चुका है। ये कम हो सकता है लेकिन समाप्त नहीं हो सकता है। और ये आगाज़ कहाँ से हो रहा है? फिरोज शाह तुगलक के काल से मेरे दोस्त। जिस सुल्तान ने ही आदेश दे करप्शन करने के लिए तो वहाँ के मंत्री संतरी तो और करेंगे। और एग्जाम्पल भी मिलता है मेरे दोस्त कि इसके मंत्री के पास लगभग 13 लाख टंका एकत्रित हो जाता है और इसके पास महज 6 से 7 लाख टंका रह जाता है। तो ये मंत्री का भ्रष्टाचार स्वरूप बता रहा है कि मंत्री को 2 गुने पैसे हो गए मंत्री के पास और सुल्तान के पास उसका एक ही हिस्सा रहा है। ये इसके काल के करप्शन की कहानियाँ थी। और इतने नामों से मेरे दोस्त इसको सम्मानित और विभूषित किया जाता है। किसको? फिरोज शाह तुगलक को। यहाँ से जो इसकी कहानी शुरू होती है मेरे दोस्त, गद्दी पर बैठा, तो आपको मैं पिछले क्लास की कुछ बातें याद दिलाऊं कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दुखी कौन हो गए? उलेमा वर्ग, क्योंकि उसने उलेमा वर्ग की सलाह नहीं ली। उलेमा वर्ग अगर जानना है तो पिछला क्लास आपको देखना होगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सबसे पहले दुखी कौन हुए? उलेमा वर्ग नंबर 1। दूसरे दुखी कौन हुए मेरे दोस्त? तुर्क अमीर, उनकी भी बात उसने नहीं सुना। और तीसरे दुखी कौन हुए थे? किसान, क्योंकि उसने 50% टैक्स वसूला तो किसानों की बिल्कुल क्या हुई? रीढ़ की हड्डी टूट गई मेरे दोस्त। इन तीनों को संतुष्ट करने का प्रयास कौन करेगा? फिरोज शाह तुगलक। और मेरे दोस्त संतुष्ट करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने जो पहल की, तो हम लोग अगर कहें फिरोज शाह तुगलक के जो सुधार का आधार था या इसकी जो नीतियां थी, एक तरफ से अगर हम लोग बात करें तो इसके नीतियों को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। इसकी जो नीतियां थी फिरोज शाह तुगलक की, उस नीतियों को या नीतियां हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तरफ हम लोग बात करें मेरे दोस्त नकारात्मक नीति। नकारात्मक मतलब है एकदम बिल्कुल निगेटिविटी नहीं समझना आप, वो कुछ सेंस में कहा जा रहा है। और दूसरी तरफ कौन है? सकारात्मक नीति। नकारात्मक नीतियों में अगर हम लोग बात करें मेरे दोस्त, तो इसकी नकारात्मक नीतियों में एक कौन सी नीति थी? धार्मिक। क्योंकि इसकी धार्मिक नीति केवल किसके लिए था? मुसलमानों के लिए, क्योंकि यह कट्टर मुसलमान बन गया एकदम बिल्कुल। और दूसरी इसकी धार्मिक नीति, नकारात्मक नीतियों में पहली तो एक धार्मिक थी, दूसरी जो थी वो क्या थी? प्रशासनिक। तो धार्मिक नीतियों से इसने किसे संतुष्ट कर दिया? उलेमा वर्ग को। तो धार्मिक तुष्टीकरण की नीति भी इसे कहते हैं। उलेमा वर्ग को संतुष्ट करने के लिए धर्म को उसने वैसे ही धार्मिक नीति का पालन किया जैसे उलेमा वर्ग ने कहा। प्रशासनिक नीति में भी उसने वैसे ही कार्य किया जैसे तुर्क अमीरों ने कहा। तो दोनों बिल्कुल संतुष्ट हो गए। और बाकी सकारात्मक नीतियों में हम लोग पढ़ेंगे इसके मेरे दोस्त क्या? निर्माण कार्य, निर्माण, पुनर्निर्माण एवं लोक कल्याण, लोक कल्याण, लोक कल्याणकारी कार्य, निर्माण कार्य और कुछ स्थापत्य कार्य। कौन से? स्थापत्य भी देखेंगे, जिसमें नगर वगैरह व कुछ स्तंभों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इन्हीं नीतियों को पूरा ऑल ओवर हम लोगों को तय करना है। और इसमें मैं मेरे दोस्त बताऊं आपको पहले धार्मिक नीति के बारे में, फिरोज शाह तुगलक के धार्मिक नीति के बारे में। धार्मिक नीति, तो इसकी जो धार्मिक नीति थी मेरे दोस्त, वो धार्मिक नीति में इसने बिल्कुल कट्टरता की नीति अपनाया। बिल्कुल कट्टर मुसलमान था, बड़ी कठोरता से। केवल इसको निगाह में क्या दिख रहा है? इस्लाम मेरे दोस्तों। तो धार्मिक रूप से ये क्या था? कैसी नीति अपनाया? कट्टरता की नीति को अपनाया, धार्मिक कट्टरता की नीति को अपनाया। और मेरे दोस्त इसने उलेमा वर्ग की सलाह पे क्या किया कि शरीयत के अनुसार शासन शुरू किया। किसके अनुसार? शरीयत के नियमों को लागू किया। शरीयत के नियमों को क्या किया? लागू किया मेरे दोस्त। और शरीयत के नियमों को लागू करने वाला ये पहला सुल्तान है। कौन सा सुल्तान है? पहला सुल्तान है जिसने कौन सा नियम लागू किया? शरीयत के नियमों को। ध्यान से मेरे दोस्त सुनना, वनडे के लिए तो इससे आगे ज़्यादा सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी सुनना आप कि शरीयत में माना जाता है भित्त चित्र निषेध माना जाता है।
और कीमती जो धातुएं होती हैं उनका भी प्रयोग निषेध माना जाता है, और जरी के वस्त्रों को भी निषेध माना जाता है। इसने क्या किया, महल में जितने भित्तिचित्र लगे थे सबको तोड़वा दिया। इसने जितने कीमती जो धातुएं थी, सोने चांदी के पात्र थे, उनको गलवा दिया और जरी के कपड़ों को निषेध कर दिया, क्योंकि शरीयत में इनको निषेध माना जाता है। और मेरे दोस्त, इसने क्या किया कि उलेमा वर्ग को प्रशासन में शामिल किया। उलेमा वर्ग को क्या किया, उलेमा वर्ग को प्रशासन में शामिल किया। प्रशासन में क्या किया, शामिल किया। और ये ऐसा करने वाला ये पहला सुल्तान है, अभी तक किसी ने नहीं किया था मेरे दोस्त। तो ये पहला सुल्तान है जिसने किसको शामिल कर दिया, उलेमा वर्ग को भी शामिल कर दिया। लेकिन यहाँ ध्यान में रखना मेरे दोस्त कि इसने उलेमा वर्ग को राजनीति से दूर रखा था। ये थोड़ा सा अंतर आपको ख्याल में रखना है। राजनीति से क्या रखा, दूर रखा। कहा कि देखो आप लोग धर्मगुरु हो, आपकी सलाह मैं मानने को तैयार हूँ, पर शासन कैसे होगा कैसे नहीं होगा ये चीज़ें आप मुझे मत बताना। तो इस तरह से आप धार्मिक नीतियों को इतना नोट करना। इसके आगे मैं बताऊँ मेरे दोस्त धार्मिक नीति के बारे में, तो इसके धार्मिक नीति की अगली कहानी जो आरंभ होती है कि धार्मिक कट्टरता के स्वरूप को अगर हम लोग इसके बात करें तो धार्मिक नीति में इसने बिल्कुल क्या था, यह धार्मिक रूप से कट्टर सुल्तान था। कैसा था, धार्मिक रूप से कट्टरता की नीति अपनाया था, कट्टरता की नीति अपनाया। और इस कट्टरता के जो नीति अपनाया था और धार्मिक कट्टरता की वजह से मेरे दोस्त इसे किसको, फिरोज शाह तुगलक को, FST को, धार्मिक कट्टरता की वजह से FST को अग्रगामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अग्रगामी कहा जाता है। अग्रगामी का मतलब होता है आगे। अग्रगामी कहा जाता है किसका मेरे दोस्त, सिकंदर लोदी का। ये सिकंदर लोदी। और दूसरा मेरे दोस्त कौन था, तो दूसरा था औरंगजेब। यानी औरंगजेब से ज़्यादा कठोर ये क्या था, इन दोनों के पहले अगर कोई कठोर सुन्नी मुसलमान था तो वो कौन था मेरे दोस्त, फिरोज शाह तुगलक। और इसने अपने प्रशासन में सुन्नी मुसलमानों को ही ज़्यादा शामिल, 80% सुन्नी मुसलमानों को ही जगह इसने दी थी। और इसने धार्मिक कट्टर नीति में क्या किया, हिंदुओं के प्रति कठोर नीति अपनाया। किसके प्रति मेरे दोस्तों, हिंदुओं के प्रति इसने क्या किया, कठोर नीति अपनाया। और कठोर नीति आप देखिए बिल्कुल कि किस तरह से इसने कठोरता की नीति को अपनाया मेरे दोस्त। तो कठोर नीति में अपनाने में इसने पहला कार्य क्या किया मेरे दोस्त, मंदिरों को तोड़वाया। मंदिरों को क्या किया, तोड़वाया इसने, क्योंकि ये क्या बनना चाहता था, दूसरा महमूद गजनबी बनना चाहता था। दूसरा महमूद गजनबी ये बनना चाहता था। इसने मंदिरों को तोड़वाया, जिसमें 2 प्रसिद्ध मंदिर मिलते हैं, पुरी के जगन्नाथ मंदिर जो चारों धाम में हमारे गिना जाता है, और दूसरा ज्वालामुखी मंदिर जो कांगड़ा पहाड़ी पर है। ये हमारे 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ माना जाता है मेरे दोस्त। कौन सी, तो ज्वालामुखी मंदिर। मैं आगे इसको बताऊंगा कि शक्तिपीठों का निर्माण कैसे हुआ, इन पर बात करें। इसके अलावा मेरे दोस्त इसने दूसरा कार्य क्या किया, मंदिरों के पुनर्निर्माण पर रोक लगा दिया कि मंदिर को फिर से नहीं बना सकते हो। पुनर्निर्माण पर क्या किया मेरे दोस्त, रोक लगा दिया, पुनर्निर्माण पे रोक लगाया। और इतना ही नहीं कहते हैं, इसने मेरे दोस्त क्या किया, जबरन मुसलमान बनाना, जबरन क्या बनाया, मुसलमान भी बनाया था। मुसलमान इसने क्या किया, बनाया। किसको, हिंदुओं को। और ऐसा करने वाला ये पहला सुल्तान है। अभी तक किसी सुल्तान ने लोगों को जबरन, अन्य धर्म के मतालंबियों को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया था मेरे दोस्त। इसने क्या किया, पहली बार ऐसा भी पहल कर दिया। और इतना ही नहीं मेरे दोस्त, इसने क्या किया, सर्वप्रथम यानी पहली बार सर्वप्रथम मेरे दोस्त इसने क्या किया, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया। ब्राह्मणों पर क्या लगाया, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। ऐसा करने वाला भी ये पहला सुल्तान है। और इतना ही नहीं किया दोस्त, इसने जजिया कर ही नहीं लगाया, आगे बात करें तो शरीयत के नियमों का इस तरह से पालन किया इसने धार्मिक स्वरूप में कि आगे मैं आपको यहाँ बातें बता रहा हूँ मेरे दोस्त कि वह कार्य क्या था कि धार्मिक रूपों में, कि इसने मेरे मित्र खुतबा में क्या किया, परिवर्तन कराया। खुतबा में क्या किया, खुतबा में परिवर्तन करवाया। खुतबा में कैसा परिवर्तन करा दिया, खुतबा एक रचना मानी जाती है जिस जुमा के दिन सुल्तान के प्रभुत्व को इसमें दर्शाया जाता है, इनके नाम को शामिल किया जाता है। और ये खुतबा पढ़ता कौन है, काजी या मौलवी।
किस दिन? जुमा के नमाज के दिन। तो मेरे दोस्त इसने क्या किया, खुतबा में परिवर्तन कराया और कहा कि खुतबा में सभी सुल्तानों के नाम शामिल किए गए, सभी सुल्तानों के नाम को शामिल कराया, जितना इसके पहले सुल्तान थे सभी सुल्तानों के नाम को शामिल कराया। किसके पहले? फिरोज शाह तुगलक के पहले जितने सुल्तान थे सभी सुल्तान के नाम को इसने शामिल करवा दिया मेरे दोस्त। पर किसको छोड़कर? तो सभी सुल्तान को शामिल किया, सभी के नाम को, किसके नाम को शामिल नहीं किया? तो इसने सभी सुल्तानों का नाम शामिल करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर। तो अपवाद क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी फिरोज शाह तुगलक के खुतबा में किसका नाम नहीं शामिल किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक का नहीं शामिल किया गया था। और आगे मेरे दोस्त इसकी धार्मिक नीति में आखिरी बात अगर मैं आपको बताऊं तो धार्मिक नीति की आखिरी बात यह थी कि इसने 6 माह के भीतर, कितने? 6 माह के भीतर ही इसने मेरे दोस्त अब्बासी खलीफा से, कौन से खलीफा? अब्बासी खलीफाओं से, अब्बासी खलीफा से 2 बार सुल्तान की उपाधि धारण किया। 2 बार इसने क्या किया था? 2 बार सुल्तान पद की मान्यता लिया था। सुल्तान पद की क्या लिया था? मान्यता लिया था इसने 6 ही महीने के भीतर मेरे दोस्त। और इतना ही नहीं, इसके अलावा कहते हैं कि इसने क्या किया, अपने सिक्कों पर, अपने सिक्के जो चलवाए इसने मेरे दोस्त, अपने सिक्कों पर इसने, सिक्कों पर खलीफा का नाम भी क्या किया? अंकित करवाया। खलीफा का नाम अंकित करवा दिया। किसने? तो मेरे दोस्त फिरोज शाह तुगलक ने खलीफा के नाम को भी अंकित करा दिया। ये इसकी धार्मिक नीति थी। और मेरे दोस्त इसने क्या किया कि अन्य मतालंबियों की हत्या करवा दी, जैसे सफाविदों की, जैसे मुआबिदों की, जैसे महदबियों की। और कहा जाता है, यही नोट करके मैं बताऊं मेरे दोस्त, तो फिरोज शाह तुगलक के काल में विद्रोह की बात करें, 2 विद्रोह खूब याद रखना जो पूछा जाता है मेरे मित्र। एक विद्रोह कहा जाता है पृथु का विद्रोह, शायद ये आपको याद ना आ रहा हो, पृथु का विद्रोह। तो मेरे दोस्त पिछले क्लास को आप जरूर देखो, पृथु का विद्रोह किसके काल में हुआ था, ये पिछले क्लास का वीडियो देखकर आपको कमेंट करना है। और यहाँ मैं बताऊँ आपको दोस्त, महदबियों का विद्रोह, महदबियों का विद्रोह। तो महदबियों का विद्रोह किसके काल में हुआ था? फिरोज शाह तुगलक के काल में। और ये आपको बताना है कमेंट करके कि पृथु विद्रोह किस सुल्तान के काल में हुआ था। मेरे दोस्त ये इसकी क्या थी? धार्मिक नीतियां थी। किसकी? फिरोज शाह तुगलक की। आगे मेरे मित्र बात करें तो अब इसकी प्रशासनिक नीति जो शुरू होती है, इसकी दूसरी नीति मेरे दोस्त, वो कौन सी नीति शुरू होती है? प्रशासनिक नीति। और प्रशासनिक नीति में भी इसने क्या किया? बिल्कुल परिवर्तन किया प्रशासनिक नीति में। और वो परिवर्तन क्या किया कि ऐसा परिवर्तन अभी तक दिल्ली में नहीं हुआ था। तो पहला मेरे दोस्त इसने क्या किया? इक्ता प्रथा। आपको याद आ रहा होगा इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने। और इसको फिर बंद किसने किया था मेरे दोस्त? अलाउद्दीन खिलजी ने। पर इसके काल में आते आते क्या हुआ? इसने मेरे दोस्त इक्ता प्रथा को क्या कर दिया? आनुवांशिक कर दिया। यानी अगर आपके परिवार का कोई एक व्यक्ति इक्तेदार बन गया तो अब उसी परिवार का जो आने वाली पीढ़ी है वो निरंतर इक्तेदार बनती रहेगी, है ना। बाप, फिर बाप के मरने के बाद पुत्र, पुत्र के मरने के बाद पुत्र, इस तरह से ये वंशावली में चलता जाएगा। इतना ही नहीं मेरे दोस्त, अगली पहल जो इसने की, एक तो इक्ता प्रथा को आनुवांशिक किया, दूसरा इसने मेरे दोस्त क्या किया? सेना पद को भी क्या कर दिया? आनुवांशिक कर दिया। ये पहली बार कर रहा है भाई कि अगर आपका पिता सेना में है तो उसके मरने के बाद आप, आपके मरने के बाद आपका बेटा, उसके बाद, इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी घटनाक्रम चलने लगी दोस्त। और कहते हैं कि इसने क्या किया? समाप्त कर दिया। क्या समाप्त किया मेरे दोस्त? तो इसने जो हुलिया लिखने की प्रथा थी, इसको शुरू किसने किया था? बताना मुझे कमेंट करके। हुलिया व घोड़े दाग प्रथा को इसने क्या किया? घोड़े दाग प्रथा को, इस दोनों प्रथा को इसने क्या किया? समाप्त कर दिया। इसके अलावा मेरे दोस्त इसने क्या किया? योग्यता के आधार पर नियुक्ति को भी समाप्त कर दिया। योग्यता के आधार पर जो नियुक्ति होती थी, योग्यता के आधार पर नियुक्ति किया जाता था मेरे दोस्त, उसे भी इसने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। इसको भी अंत कर दिया इसने। और इतना ही नहीं मेरे दोस्त कि इस तरह से इसने क्या किया? तुर्क अमीरों को प्रशासन में शामिल किया, को प्रशासन में बिल्कुल खूब जगह दे दी। और ये तुर्क अमीर जो क्रोधित हुआ करते थे बिल्कुल खुश हो गए। तुर्क अमीरों को प्रशासन में
शामिल किया और अपने प्रशासन में ये लगभग 80% सुन्नी मुसलमानों को इसने बिल्कुल शामिल किया था मेरे दोस्त। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और कहते हैं इस प्रशासनिक नीति में जो इसकी आगे की नीति बताई जाती है कि इसने और भी क्या किया कि तो इसने कठोर दंड जो अभी तक दिए जाते थे, कठोर दंड व रक्तपात किया जाता था, खून हत्या किया जाता था, रक्तपात को भी इसने क्या कर दिया मेरे दोस्त? समाप्त कर दिया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तो इस तरह से ये सारी चीज़ कर दिया। और इसके अलावा मेरे दोस्त इसने क्या किया? इतलाकनामा प्रथा की शुरुआत की। इतलाकनामा, इसने एक नई प्रथा शुरू की, इतलाकनामा प्रथा की शुरुआत किया। और इसका मतलब क्या था मेरे दोस्त? इस प्रथा का मतलब अब ये क्या करेगा, जो राजस्व प्राप्त होगा, लगान प्राप्त होगा, उस लगान से अधिकारियों को वेतन देने की शुरुआत की, जिसे क्या कहते हैं? इतलाकनामा प्रथा कहा जाता है। तो इस तरह से इसके प्रशासनिक स्वरूप के ढांचे को भी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से परिवर्तन किया। और मित्र, इससे आगे जब हम लोग इसके अब सकारात्मक नीतियों के बारे में बात करते हैं मेरे दोस्त, तो पहला इसके जो सकारात्मक नीतियों में बात करते हैं, लोक कल्याण कार्य, लोक कल्याण। इसने सर्वाधिक लोक कल्याण कार्य किया था। और लोक कल्याण कार्य करने वाला ये कौन सा सुल्तान था? पहला सुल्तान था। अभी तक मेरे दोस्त लोक कल्याण का कार्य किसी ने नहीं किया था। ये पहला सुल्तान है जिसने इस कार्य को किया। और इस लोक कल्याण के कार्य में इसको ध्यान से देखो मेरे दोस्त, इसने एक पद बनाया जिसका नाम था दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान ये कैसा विभाग था? तो दीवान ए बंदगान जो था मेरे दोस्त, ये दास विभाग था। दास विभाग था। ये दासों से बड़ा ही स्नेह करता था और दासों के लिए एक विभाग बनाया, दीवान बंदगान। और कहा जाता है इसके दरबार में 1,80,000 दास निवास करते थे। कितने? 1,80,000 दास निवास करते थे, जिनके लिए इसने एक विभाग बनाया था, दीवान ए बंदगान। इसके अलावा अगला मेरे दोस्त इसका विभाग था दीवान ए इस्तिहाक। दीवान ए इस्तिहाक, दीवान ए इस्तिहाक। दीवान ए इस्तिहाक कौन सा विभाग था? पेंशन विभाग था। पेंशन विभाग था। और यहाँ से मेरे दोस्त गरीब, असहायों, विकलांगों, बुढ़वा बुढ़िया सबको यहाँ से क्या देना शुरू किया? पेंशन इसने देना शुरू किया मेरे दोस्त। और इसके अलावा इसने एक डिपार्ट और बनाया था, दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात से क्या करता है ये मेरे दोस्त? तो गरीब और असहायों की मदद के लिए, गरीब व असहायों की मदद के लिए इसने दीवान ए इस्तिहाक खैरात बनाया। और इसके अलावा इसने मेरे दोस्त सफ़ानामा की स्थापना की। किसकी? सफ़ानामा, या जिसे कहते हैं खैराती दवाखाना। खैराती दवाखाना। इतना ही नहीं, सफ़ानामा यानी चिकित्सालय इसने क्या किया मेरे दोस्त? निःशुल्क उपलब्ध कराया। पहली बार इस समय इसने क्या किया? निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है मेरे दोस्त। क्या? तो निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था, निःशुल्क चिकित्सा। और इसके अलावा मेरे दोस्त रोगियों के लिए इसने जो व्यवस्था की है वो आज भी हो रहा है। क्या? इसने निःशुल्क रोगियों को भोजन उस समय और दवा भी मुहैया कराया। मेरे दोस्त आज भी ये सरकारें कर रही हैं, अब 21वीं सदी में। और ये सारे कार्य कौन कर चुका था? फिरोज शाह तुगलक। और इतना ही नहीं मेरे दोस्त, इसने क्या किया? रोजगार कार्यालय खुलवाया। रोजगार कार्यालय इसने शुरू कराया कि ताकि जो बेरोजगार हैं वो आके यहाँ पंजीकरण करा सकें। इसके अलावा इसने दोस्त क्या किया? विवाह कार्यालय खुलवाया। पर यह विवाह कार्यालय केवल मुस्लिमों के लिए ज़्यादा काम करता था। इसके अलावा इसने क्या किया? सरायों का निर्माण कराया। सरायों का निर्माण करवाया। और इससे इतर मेरे दोस्त इसने नहरों का विस्तार करवाया। नहरों का क्या किया? विस्तार करवाया। इस तरह पूरे दिल्ली में इसने बिल्कुल परोपकारी और उपकार का कार्य किया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने दोस्त। और आगे की बातें अगर हम करें तो इसके उपकारी और परोपकारी कार्यों की जो स्थितियां थी मैंने वो आपको दिखाया ही।
इसके अलावा इसने कुछ बहुत प्रसिद्ध निर्माण कार्य भी किए थे। और इसके निर्माण कार्यों में दोस्त अगर हम लोग बात करें फिरोज शाह तुगलक के, तो निर्माण कार्य में इसके मेरे मित्र इसने निर्माण एवं पुनर्निर्माण भी कराया था। निर्माण और पुनर्निर्माण इसने कराया। और क्या क्या निर्माण और क्या पुनर्निर्माण कराया, तो पहले हम लोग बात करें मेरे मित्र पुनर्निर्माण की, तो पुनर्निर्माण में इसने क्या किया, कुतुब मीनार की चौथी मंजिल, कुतुब मीनार की इसने क्या किया, चौथी मंजिल को बनवाया, चौथी मंजिल को इसने सही कराया और उस पर एक मंजिल और चढ़वाया, पुनर्निर्माण करवाया। इसके अलावा इसने क्या किया, औलिया की दरगाह को सही कराया, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह को फिर से इसने सही करवाया। इसके अलावा मेरे दोस्त इल्तुतमिश के मदरसे को, इल्तुतमिश के मदरसे में इल्तुतमिश के मदरसे में चंदन की लकड़ी लगवाई, चंदन की लकड़ियाँ लगवाई, जो बड़ी महंगी और कीमती लकड़ियाँ होती हैं, कौन, चंदन की मेरे दोस्त। इतना ही इसने क्या किया, इसके अलावा और सारे कार्य इसने केस में किया। पुनर्निर्माण कार्य में, निर्माण कार्य में मेरे दोस्त इसने क्या किया, तो कबीरुद्दीन का मकबरा बनवाया, कबीरुद्दीन का मकबरा बनवाया इसने। इसके अलावा इसने खिरकी मस्जिद का निर्माण करवाया। इसके अलावा बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण कराया, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण कराया दोस्त। और आगे की अगर हम लोग बात करें तो इसने फिरोज शाह कोटला महल का भी निर्माण कराया, फिरोज शाह कोटला महल का निर्माण कराया, कोटला महल का भी निर्माण करवाया था मेरे दोस्त, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो देख रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत में किस तरह से इसने बिल्कुल उपकार और स्थापत्य के कार्य किए थे। ये कार्य अभी तक मेरे दोस्त नहीं हुए थे, ये पहली बार हो रहे हैं इतिहास में, जो बिल्कुल ही बहुत ही रोमांचक कार्य हैं। और दिल्ली की जनता एकदम बिल्कुल इसके कार्य से क्या हो गई, खुश हो गई मेरे दोस्त। तो ये निर्माण और पुनर्निर्माण के कार्य के अलावा इसने और कार्य क्या किए थे, तो दोस्त मैं इससे आगे बताऊं तो इससे आगे की कहानी यह है कि इसने इतना ही नहीं मेरे दोस्त 300 नवीन नगरों को स्थापना किया था। कितने, 300 नगरों की इसने स्थापना भी किया था या बसाया था। और 300 नगरों की स्थापना में कुछ एक प्रमुख नगर की अगर हम लोग बात करें तो इसने किस शहर को बसाया, हिसार, हिसार नामक नगर की स्थापना की। फतेहाबाद, हिसार के बाद बात करें तो किसका, फतेहाबाद, ये दोनों कहाँ हैं, हरियाणा में है, हिसार, फतेहाबाद मेरे दोस्त। इसके अलावा फिरोजपुर, ये दिल्ली का इसे अंतिम नगर कहते हैं, फिरोजपुर को दिल्ली का अंतिम नगर कहा जाता है। इसके अलावा दोस्त इसने जौनपुर की भी स्थापना की थी। किस शहर की, जौनपुर शहर की स्थापना की थी, किसकी याद में, जौना खां की। इसे आगे हम लोग पढ़ेंगे। और इसके अलावा मेरे दोस्त फिरोजाबाद की, किसकी, फिरोजाबाद की, जो कहाँ है, यूपी में है। तो फिरोजपुर दिल्ली में है, जौनपुर और फिरोजाबाद यूपी में है। और फिरोजाबाद जो है आपका मेरे दोस्त ये प्रसिद्ध है किस नाम से, तो ये प्रसिद्ध है ग्लास सिटी के नाम से। किस सिटी के नाम से, ग्लास सिटी के नाम से। और इसके अलावा यहाँ चूड़ियों से, यहाँ की चूड़ियाँ बहुत बेहतर पाई जाती हैं, तो चूड़ियों की वजह से भी फेमस है कौन, आपका फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ। तो चूड़ियों के लिए और ग्लास सिटी के रूप में जाना जाता है कौन, फिरोजाबाद। और जौनपुर को आगे हम लोग जानेंगे मेरे दोस्त कि कैसे इसको पूर्व का सिराजे हिंद कहा जाता है। इन कार्यों के अलावा दोस्त इससे आगे की अगर हम लोग बातें करते हैं तो मेरे मित्र ये इतना ही नहीं कहा जाए फिरोज शाह तुगलक के बारे में। इसने 1200 उद्यान लगवाए थे। क्या लगवाए थे, उद्यान यानी बागान इसने लगवाए थे मेरे दोस्त, उद्यान लगवाए। और इस उद्यानों में ज़्यादा जो वृक्ष थे मेरे दोस्त वो किसके, मेवे के वृक्ष थे, मेवे व अंगूर के ज़्यादा वृक्षों को इसने लगवाया था। और इससे भी इसे बड़ी ज़्यादा इनकम प्राप्त होती थी। और मेरे दोस्त इसने जो अगला कार्य किया था वह बड़ा ही ऐतिहासिक कार्य था। नहरों का इसने क्या किया, नहरों का विस्तार करवाया सर्वप्रथम। इसके पहले नहरों का निर्माण किसने कराया ये आपको कमेंट करके बताना है, पर विस्तार किसने कराया, फिरोज शाह तुगलक ने। और नहरों के विस्तार में मेरे दोस्त इसने क्या किया कि 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। कितनी, 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। किस क्षेत्र में, हरियाणा के क्षेत्र में।
ये सभी के सभी नहर जो थे किस क्षेत्र में बनाए गए? दिल्ली व हरियाणा के मध्य में बनाए गए 5 बड़ी नहर, जिसमें एक नहर की अगर हम लोग बात करें तो रजवाही नहर। कौन सी? रजवाही नहर और उलूग वाही नहर या उलूग खानी नहर कहीं कहीं कहते हैं। ये 2 बड़े नहर थे इन 5 नहरों में, और ये सभी नहर जो थे वो कहाँ बनाए गए? हरियाणा के क्षेत्र में। और इसके नहरों का उल्लेख इसमें मिलता है मेरे दोस्त, तो तारीख है फिरोज शाही, याहिया बिन अहमद सरहिंदी की एक पुस्तक है, ठीक है, तारीख है फिरोज शाही, उसमें ये जिक्र मिलता है इसके नहरों के निर्माण के बारे में। इसके अलावा मेरे दोस्त इसने क्या किया? राजस्व नीति। तो हमने कहा था आपसे कि जिस तरह से इसने किसको संतुष्ट कर दिया, तो संतुष्ट किया किसको? तुर्क अमीरों को, उलेमा वर्ग को। अब क्रोधित कौन है? किसान। तो किसानों को संतुष्ट करने के लिए मेरे दोस्त इसने कैसी राजस्व नीति अपनाई? उदार। और उदार राजस्व नीति इसके पतन का कहीं न कहीं कारण भी कह सकते हैं। और इस नीति के तहत मेरे दोस्त इसने क्या किया? कर की दर जो किया वो निर्धारित किया, बोला 1/5 से लेके 1/3, इससे ज़्यादा टैक्स नहीं लगेगा। सो क्या हुआ? इससे किसानों को राहत मिली, क्योंकि 50% कर कौन वसूला था? तो मेरे दोस्त मोहम्मद बिन तुगलक ने वसूला था। और इतना ही नहीं मेरे दोस्त, इसने क्या किया? 24 करों को समाप्त किया। कितने? 24 करों को समाप्त कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरे दोस्त ये शरीयत के अनुसार शासन कर रहा है और शरीयत में कठोर टैक्सों की मनाही है। तो इसने 24 करों को समाप्त कर दिया, जिसमें आपका शामिल क्या है? घरी कर और चरी कर भी। और इसके अलावा मेरे दोस्त इसने समाप्त किया किसको? तो इसने जो इसके भाई ने जनता किसानों को दिया था क्या? कृषि ऋण, जिसे सोनधार कहते हैं। तो इसने क्या किया? सोनधार ऋण को भी क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। बोला किसी से सोनधार ऋण वसूला नहीं जाएगा। किसान बिल्कुल खुश हो गए। देखो आज की भी सरकारें चला रही हैं कि वोट दो केसीसी माफ़ कर देंगे मेरे दोस्त। तो सबसे पहले केसीसी किसने माफ़ कर दिया? फिरोज शाह तुगलक। माफ़ करने से पूरी दिल्ली की जनता का बाखूबसूरत इसे समर्थन प्राप्त हुआ मेरे दोस्त। और कहते हैं कि इसने क्या किया? इतने टैक्सों को समाप्त करके 4 कर लगाए। कितने कर लगाए? 4 कर इसने लगाए थे। और जो 4 कर लगाए इसने वो बिल्कुल किसके अनुसार मेरे दोस्त? शरीयत के अनुसार। किसके अनुसार? शरीयत के अनुसार इसने 4 कर वसूले मेरे दोस्त। उसमें पहला था जजिया। तो जजिया किससे लिया जाता है? गैर मुस्लिमों से। इसके लिए पिछले क्लास को देखो, बिल्कुल समझ जाओगे। दूसरा कर था जकात, जो मुसलमानों से लिया जाएगा। तीसरा क्या था? तो तीसरा था जजिया, जकात, खराज। तीसरा था खराज, जिसे भू राजस्व कहते हैं। और चौथा टैक्स था खुम्स, जिसे लूट का धन कहते हैं। और इसके अलावा अगर यहीं पर हम लोग बात करें मेरे दोस्त, या यहाँ पर नहरों के निर्माण में ही बात कर लो, तो यहाँ बिल्कुल आप नोट करके एकदम स्पष्ट रखना इस बात को। ये पूछा गया है कि सर्वप्रथम इसने मेरे दोस्त क्या किया? सिंचाई कर वसूला था। पहली बार इसने कौन सा टैक्स लिया? सिंचाई, क्योंकि जनता को सुविधा दे रहा है, नहरों का निर्माण करा दिया, समय पे आपको जल की व्यवस्था हो जाएगी। तो सर से पहले इसने क्या किया? सिंचाई कर वसूला, जिसे मेरे दोस्त क्या कहते हैं? हब ए सर्ब कहा जाता है। हब ए सर्ब कहा जाता है। और दोस्त ये कितना प्रतिशत वसूला था? 10%। इतना वसूलने वाला ये पहला सुल्तान था मेरे दोस्त। तो आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, अगर पिछले क्लास को आप अवलोकित किए होंगे, देख रहे होंगे, तो ये चीज़ें खूब आप आनंदित हो रहे होंगे। अगर पिछले क्लास को नहीं देखे होंगे तो मेरे मित्र ये बिल्कुल आपको नया दिख रहा होगा। और इससे आगे की इसकी थोड़ी और कहानी जो लास्ट बची उस पर बात करें हम लोग फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो फिरोज शाह तुगलक जो मेरे मित्र था, ये स्वयं क्या था? स्वयं विद्वान था। स्वयं क्या था? विद्वान था। और विद्वानों का क्या था? संरक्षक भी था। विद्वान और विद्वानों का संरक्षक भी था। तो इसके बारे में कहा जाता है मित्र कि ये विद्वान था किस भाषा का? फारसी भाषा का। इसे फारसी भाषा खूब बेहतर आती थी। और कहा जाता है ये पहला सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। पहला सुल्तान था जिसने क्या लिखा था? पहला सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखा था। और आत्मकथा किस भाषा में लिखा था मेरे दोस्त? फारसी भाषा में, जिसे हम लोग कहते हैं तुजुक ए फिरोज शाही। तुजुक ए फिरोज शाही। तो आत्मकथा लिखने वाला पहला सुल्तान कौन है? फिरोज शाह तुगलक। और पहला बादशाह पूछा जाएगा मेरे दोस्त तो नाम हो जाएगा उसका क्या? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और इतना ही नहीं मेरे दोस्त, इसके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान रहा करते थे। और वो कौन कौन से प्रसिद्ध विद्वान थे जो इसके दरबार में रहते थे? तो एक का नाम है बर्नी। बर्नी भी इसके दरबार में था। और दूसरा अफीक, एक विद्वान का नाम क्या है? अफीक।
इन दोनों ने तारीख फिरोज शाही नाम की रचना की थी और इसी के दरबार में निवास करते थे। इसके अलावा मेरे दोस्त, इसने पढ़े लिखे लोगों के लिए भी कार्य किया था और इसने क्या किया था, उद्योग लगवाए थे। क्या किए थे, उद्योग भी लगवाए थे। और इसके उद्योगों के बारे में या कारखानों के बारे में, कहीं कहीं कारखाना शब्द मिलेगा मेरे दोस्त, तो इसने क्या किया, कई बड़े उद्योग लगवाए थे जिसमें 36 शाही कारखानों का उल्लेख है। कितने कारखानों का, 36 शाही कारखाने, जो केवल सम्राट या सुल्तान के लिए काम करेंगे, सुल्तान के परिवार के लिए कार्य करेंगे। उसमें जैसे रकाब खाना, जमादार खाना, उलूग खाना, कुछ ये उद्योग का मैं आपको नाम बता रहा हूँ। इस तरह से कुल 36 उद्योग इसने स्थापित कराए थे ताकि जो पढ़ेंगे लिखेंगे लोग उनको नौकरी भी दिया जाए। और इससे इतर में मेरे दोस्त बात करूँ तो कहते हैं इसने क्या किया था, सर्वप्रथम व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत किया। सर्वप्रथम कौन सी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत किया था। जैसे पॉलिटेक्निक, ITI, BTech, MTech या MBA होता है, तो व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने वाला भी पहला सुल्तान कौन था, फिरोज शाह तुगलक। दोस्त ये सारी पहल किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार किया था। अभी तक किसी ने इस पहल को नहीं किया था। और इतना ही नहीं, इसने मेरे दोस्त क्या किया, दिल्ली में क्या किया, मदरसा का भी निर्माण करवाया। मदरसा का भी क्या किया, निर्माण कराया। और इस मदरसा में शिक्षा देने के लिए इसने क्या किया, नियुक्त किया किसको, काजी व उलेमा वर्ग को। नियुक्त किसे किया, काजी व उलेमा वर्ग को। और इनको इनके कार्य के लिए बिल्कुल इनका जो मेहनताना था उसे भी दिया इसने। तो इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी पहल किया, उद्योग क्षेत्र में भी पहल किया, प्रशासन के क्षेत्र में भी पहल किया। और आखिरी मेरे दोस्त, इसकी लास्ट बातें अगर हम लोग करें तो खूब प्रश्न किया जाता है किसके बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में, कि इसने क्या किया, अशोक के 2 पिलरों को, अशोक के 2 स्तंभों को या 2 शिलालेखों को इसने क्या किया, दिल्ली में गड़वाया था। कहाँ गड़वाया, दिल्ली में गड़वाया था। और ऐसा करने वाला ये पहला सुल्तान था। कितने स्तंभ थे या शिलालेख, 2। एक का नाम था टोपरा पिलर, टोपरा पिलर जो इसने कहाँ लगवाया, दिल्ली में। और दूसरे का नाम था मेरे दोस्त मेरठ पिलर। ये दोनों अशोक के थे और इसने वहाँ से उखड़वा के लाके कहाँ लगवाया, दिल्ली में लगवाया। और कहा जाता है इसने कुल 7 पिलर स्वयं भी लगवाए थे। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। और इस तरह से इसकी कहानी की बात अगर लास्ट हम लोग करते हैं कि इसने अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया था मेरे दोस्त। इसके साम्राज्य के बारे में जो नीति थी, तो इसके साम्राज्य की नीति कैसी थी, विस्तार की नहीं थी, बल्कि ये क्या करना चाहता था, सुरक्षा करना चाहता था। ये साम्राज्य को बचाना चाहता था। तो इसके साम्राज्य की विस्तार की नीति नहीं थी। और इसके सैन्य के अभियान की बात करें हम लोग तो जो थट्टा का अभियान था, थट्टा पर इसने अटैक किया था। थट्टा अटैक इसका जो था वो सबसे बड़ा आक्रमण माना जाता है, सबसे बड़ा आक्रमण माना जाता है और सबसे सफल भी माना जाता है। इसका कौन सा अभियान मेरे दोस्त, थट्टा का सबसे बड़ा और सफल अभियान माना जाता है। इस तरह से क्या हुआ, ये इसकी पूरी जीवन गाथाएं हैं। और इसके बाद क्या हुई, इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद मेरे दोस्त जो इसके संतानें थी या इसके खानदान के लोग थे, वो सत्ता को चला पाएंगे कि नहीं, इसको देखने के लिए आप अगले क्लास का इंतज़ार करना। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो इस तरह से फिरोज शाह तुगलक की यहाँ पर बिल्कुल कहानी क्या होती है, समाप्त होती है मेरे दोस्त। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हर एक क्लास को बिल्कुल देखे होंगे और देखिए, उसका नोट्स बनाइए। मैं बिल्कुल आपसे पुनः कह रहा हूँ, इतिहास की जितनी समस्याएं हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएंगी। और इसी क्लास के बाद जब हम लोग सैयद और लोदी पढ़ लेंगे मेरे दोस्त, तो मैं आपके साथ बिल्कुल एकदम खूब विशाल महामैराथन के रूप में टेस्ट सीरीज लेकर उपस्थित होऊंगा। जितना हम लोगों ने पढ़ा है उस पर लगभग 100-150 जितने क्वेश्चन बन पाएंगे उतने क्वेश्चनों को लेकर के हम लोग यहाँ उपस्थित होंगे। और इसके साथ क्या होगा कि उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम लोग शामिल करेंगे। इससे आपका नोट्स भी रिवीजन हो जाएगा और हम लोग टेस्ट को भी बढ़िया से कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप वीडियो को देखते रहिए लगातार और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू।